हेलो दोस्तों, आप सभी का यही में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। और यह बहुत ही एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस फिगर के बारे में। बहुत ही शानदार फिगर बना है और फिगर में देख रहे हैं जितना भी रेड कलर का है, लाल लाल कलर का है, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पाया जाता है उसे मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा या वोल्केनो पाइप के माध्यम से जब यह छिद्र के माध्यम से जब बाहर की तरफ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर वह पाया जाता है तरल पदार्थ के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहते हैं। और वही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह के बाहर जब छिद्र के माध्यम से जब बाहर निकल जाता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। तो यहां से देखेंगे इस फिगर में जहां पर मैग्मा चेंबर है, और मैग्मा चेंबर में क्या है? मैग्मा की मात्रा सर्वाधिक यहां पर पाई जाती है। और इसी में मैग्मा अर्थ है। मैग्मा अर्थ में क्या होता है? अगर कोई भूकंपीय हलचल होती है यानी कि प्लेटों के आपस में उतार चढ़ाव के कारण यहाँ पर क्या होता है? मैग्मा का उदागर होता है। और यह मैग्मा का जो उदागर होता है यह क्या होता है? जब भी मैग्मा की जब घर्षण होने के, प्लेटों के घर्षण होने के कारण आपस में हलचलें होती हैं और इन हलचलों के कारण यह जो है मैग्मा है वह बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करता है। तो जो हमारे पृथ्वी के सतह के जो कमजोर भाग होते हैं और कुछ कमजोर भाग यानी कि जो दरार होते हैं, उन्हीं दरारों के माध्यम से ये क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। जब यह बाहर की तरफ निकलता है तो यह क्या करता है? पृथ्वी के सतह को भेदता हुआ, ठीक है, और भेदता हुआ जब बाहर निकलता है तो उसका आकार क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। और बड़ा करने के बाद वह छिद्र बन जाता है और छिद्र के माध्यम से यह मैग्मा बाहर की तरफ निकल जाता है। और यह निकलने के बाद ये किस रूप में जाना जाता है? जिसे हम लावा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी का जो उदागर यानी कि ज्वालामुखी के फटने के बाद कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? तो वह गैसें कौन कौन सी हैं? तो यह हमारी जो होती हैं जल वाष्प निकलती है। और यह जल वाष्प कितने प्रतिशत होती है? तो 60 से 90% होती है। और यहां से कौन सी और गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है और हाइड्रोजन निकलती है, और हाइड्रोजन क्लोराइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम की मात्रा यहां से निकलती है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब यहां पर जानेंगे कि यह जो मैग्मा है, मैग्मा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में यानी कि अगर वो अंदर की तरफ दरारों में फंस जाता है और दरारों में फंसने के बाद वह अलग अलग दरारों के माध्यम से अलग अलग जमीन के अंदर यानी कि भूमि की सतह के अंदर दरारों में फंस जाता है। और फंसने के बाद यह जम जाता है और जमने के बाद यह क्या करता है? अलग अलग रूप का निर्माण करता है। तो अगर यह मैग्मा अगर अलग अलग रूप जो बनता है, अगर यह क्षैतिज के रूप में बनता है उसे क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। और वही मैग्मा जब ऊर्ध्वाधर के रूप में बनता है उसे डाइक कहते हैं। और यही मैग्मा जब अर्धचंद्रा आकार के रूप में जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहा जाता है। और यह लैकोलिथ के रूप में जाना जाता है। यहां पर जानेंगे कि जब मैग्मा अर्थ में जब यहां से जब मैग्मा जब बाहर निकलता है वोल्केनो पाइप के माध्यम से, तो वोल्केनो पाइप्स के माध्यम से जब निकलता है यह मैग्मा यहां पर देखेंगे साइड इवेंट, यहां पे क्या है? साइड इवेंट है। यानी कि जो साइड इवेंट है जब मैग्मा जमीन के सतह पर अलग दरार में जब इधर की तरफ से दूसरे दिशा में, मतलब क्या होता है? ये दूसरे दिशा में जब मुड़ जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइड वेंट कहा जाता है। यानी कि इधर की तरफ गया इसे भी साइड वेंट कहेंगे, और यह इधर की तरफ जब गया इसे भी साइड वेंट कहेंगे। और यह पृथ्वी की सतह से छोटा सा ज्वालामुखी का निर्माण करता है। यानी कि यह बड़ा ज्वालामुखी और ये भी क्या है? छोटा ज्वालामुखी है। तो इस तरह का निर्माण करता है यहाँ पर। लेकिन बात यह है कि जब ज्वालामुखी से जब वो लावा बाहर निकलता है और यह जब लावा बाहर निकलता है तो इस छिद्र का मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा छिद्र है और बड़ा छिद्र से जब ज्वालामुखी का जब लावा बाहर निकलता है तो इसका मुंह क्या करता है? वह बंद कर देता है। लेकिन अब समझेंगे कि जब यह आकार में जब ऊपर की तरफ निकलता है तो निकलने के बाद महाविस्फोट जब होता है बहुत ही तेजी से, तो क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है और यह कहा जाता है वायुमंडल में चला जाता है। और वायुमंडल में जाने के बाद क्या होता है? वो अलग अलग कणों में और आकारों में बढ़ जाता है। अगर वो छोटे छोटे आकार में जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वोल्केनिक गैस भी कहा जाता है।
और वोल्केनिक जो गैस निकलती है इसमें कौन कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और ये किस रूप में रहती है? एसिड रेन के रूप में होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान पूर्वक हम जानेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप बिल्कुल इस पॉइंट को समझेंगे कि जिस महाद्वीप में या जिस देश में सर्वाधिक जो ज्वालामुखी होती हैं, और ज्वालामुखी कौन सी? जो सक्रिय ज्वालामुखी होती हैं, उन सक्रिय ज्वालामुखी से जब उन क्षेत्रों से जब वायुयान क्या करता है? जब एरोप्लेन जब उड़ता है तो वह उन ज्वालामुखी के जो एरिया होता है उन एरिया से बचते हुए निकलता है, क्योंकि कब अचानक वह ज्वालामुखी में जब विस्फोट हो जाए और ज्वालामुखी से क्या है वो गैसें बाहर निकले और वो लावा बाहर निकले, और लावा जब बाहर निकलेगा तो उस लावा के कारण उसको क्या हो सकता है? एरोप्लेन को क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसके कारण वो पायलट क्या करता है? उस क्षेत्र से बचा के क्या होता है, यानी कि उसके साइड से क्या होता है? वो एरोप्लेन को निकाल लेता है। दूसरा जानेंगे वोल्केनिक। वोल्केनिक जो छोटे छोटे जो आकार होते हैं उससे जो बड़े आकार होते हैं उन्हें कहेंगे वोल्केनिक डस्ट कहेंगे। और यह वोल्केनिक जो डस्ट है इसका आकार कितना होता है? 0.05 mm होता है। और उससे जो थोड़ा सा बड़ा आकार होता है उसे हम कहेंगे वोल्केनिक एश कहेंगे, जिसका आकार कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.5 mm के बीच होता है। दूसरा हम जानेंगे यहाँ पर कि जो इसका बड़ा बड़ा जो आकार होता है इसे कहेंगे क्या कहेंगे? वोल्केनिक कोर यानी कि एश कहेंगे। वोल्केनिक कोर जो एश है इसका आकार कितना होता है? 0.5 से लेकर 4 mm के बीच होता है। लेकिन एक बात जानेंगे यहाँ पर, जो वोल्केनिक एश है और वोल्केनिक कोर एश है इसका आकार बड़ा होने के कारण क्या करता है? वायुमंडल में बादल का निर्माण करता है। और वायुमंडल में बादल के अनुसार जो बन जाता है यह कितने दिन तक होता है? तो यह 2 दिन या 4 दिन 3 दिन तक ये बादल होते हैं। और यह जो बादल होते हैं हमारे वायुमंडल को यानी कि जैव मंडल को बहुत ही क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं। दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पर हम जानेंगे कि जिससे जो बड़ा होता है जिसे क्या कहते हैं? लेपली कहा जाता है। और यह लेपली का आकार कितना होता है? 4 mm से लेकर 32 mm के बीच में होता है। और यह लेपली का जो आकार होता है मटर के दाने के बराबर होता है। और यह मटर के दाने के बराबर जो होता है इसे कहते हैं लेपली कहते हैं। लेपली से जो बड़ा आकार होता है जिसे ब्रेसिया आवर ओल्गोमेरेट कहते हैं, और इससे जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉम्ब आवर एग्लोमेरेट होता है, जो कितना होता है? मोर देन 32 mm के बराबर होता है। ठीक है, तो यह जो जितने पॉइंट ये जो इतने बड़े बड़े जो कण होते हैं यह कण हमारे पृथ्वी की सतह पर जब गिरते हैं, ठीक है, वो पृथ्वी की जो सतह पर गिरते हैं तो क्या करते हैं? हमारे पृथ्वी के मिट्टी से जाकर क्या होते हैं? मिल जाते हैं। और मिलने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है इन क्षेत्रों में क्या है? पृथ्वी की सतह पर मिलने के बाद इन्हें क्या कहा जाता है? इग्नियम ब्राइट भी कहा जाता है। और इग्नियम ब्राइट जो है ये कैसे होती है? ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्योंकि जब मिट्टी के साथ ये जब मिलते हैं तो उसी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह से मैग्मा बाहर निकलता है। और यह मैग्मा है इसमें खनिज तत्वों की मात्रा क्या है? बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें लौह अयस्क की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जितने भी खनिज तत्व हैं वह सभी के सभी मैग्मा के माध्यम से क्या है? वो लावा के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यह निकलने के बाद ये क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं। तो जब ये विस्फोट जब होता है, विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे कणों में जब बढ़ जाते हैं, ये मिट्टी के साथ मिलकर क्या करते हैं? यह मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जानेंगे हम कि जब यह लावा जब बाहर निकलता है, जब यह लावा बाहर निकलता है तो सबसे पहला जब निकलेगा तो एक छोटा सा क्या करेगा? एक शंकु आकार का ज्वालामुखी बनाएगा, ये वाला। इसके बाद अगर ज्वालामुखी दोबारा विस्फोट हुआ तो दोबारा विस्फोट होने के बाद जब इसका लावा बाहर निकलता है तब क्या करेगा? यानी कि जो पहला वाला जो ट्रैप है उसे क्या कर देगा? यह ढक देगा। ढकने के बाद इसे क्या हो जाएगा? ट्रैप 1, ट्रैप 2, ट्रैप 3, ट्रैप 4। यानी कि जब ज्वालामुखी है ये क्या होते हैं? 6 महीने में भी विस्फोट होते हैं, या तो साल भी लग सकते हैं, या तो उन्हें 5 साल भी लग सकते हैं, या तो कई वर्षों भी से लग जाते हैं। लेकिन यह बताइए, जब यह ट्रैप 1 बन जाएगा और ट्रैप 1 जब बनेगा तो क्या इस पे पेड़ पौधे उगेंगे कि नहीं उगेंगे? बिल्कुल उगेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे? जैव विविधता बढ़ेगी। और जैव विविधता जब बढ़ेगी यानी कि यहाँ पे क्या है? वनस्पतियां पाई जाएंगी। और जब वनस्पतियां पाई जाएंगी तो ये दूसरा जब ट्रैप बनेगा तो वह वनस्पतियां क्या करेंगे? नुकसान करेंगे। यानी कि वनस्पतियां सभी के सभी ट्रैप 2 के बीच में क्या हो जाएंगी? नीचे दब जाएंगी। तो इसी प्रकार क्या होता है?
ट्रैप 1, ट्रैप 2 और ट्रैप 3 और ट्रैप 4 बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से यहीं पे हम जानेंगे जो हमारा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि उसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहा जाता है। और यह दक्कन ट्रैप ऐसा ट्रैप है जो बहुत ही कठोर होता है, यानी कि जानेंगे कि जब वह मैग्मा जब अंदर होता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेनाइट चट्टान के रूप में जाना जाता है। और वही जो मैग्मा जब बाहर जब निकल जाता है यानी कि लावा के रूप में निकल जाता है और वह ठंडा होने के बाद वह किस चट्टान के रूप में बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। तो यह जो हमारे जो ट्रैप बनते हैं, जैसे हमारे भारत में जो दक्कन ट्रैप है, यह जो दक्कन ट्रैप है बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है। और कठोर होने के कारण यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं वह नदियां क्या करती हैं, उस ट्रैप को काट नहीं पाती हैं, बहुत ही कम मात्रा में काट पाती हैं, जिसके कारण यह डेल्टा का बहुत ही कम निर्माण कर पाती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं वह अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी को और गाद को काटते हुए और इन सभी निक्षेपों को क्या करती हैं, नदी का मुहाना यानी कि जहां पर जल, नदी का जल समुद्र से जब मिलता है तो वहां पर क्या होता है, इन सभी निक्षेपों को छोड़ देती है। और इन सभी निक्षेपों को छोड़ने के बाद वहां पर डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे में हमारी गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, और इन दोनों नदियों को मिलने के कारण हमारा बहुत ही सुंदर, नाम है सुंदर, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में के क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्रकार वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। तो ये जो हिमालय की नदियां हैं वह डेल्टा का निर्माण करती हैं सर्वाधिक मात्रा में। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां यानी कि जो ट्रैप वाली नदियां हैं, दक्कन ट्रैप वाली जो नदियां हैं, वह डेल्टा का बहुत ही कम मात्रा में निर्माण कर पाती हैं, क्योंकि उस ट्रैप को यह नदियां काट नहीं पाती हैं, क्योंकि वो ट्रैप कैसा होता है, बहुत ही सख्त होता है। दूसरा जानेंगे हम यहाँ पर कि यह जब मैग्मा जब आता है तो इसे क्या कहते हैं, इंटर ट्रैपियन फोसक भी कहा जाता है, यह जो लावा है। और इसे इसके जो अध्ययन होता है उसे कहेंगे प्लेड मैग्नीशियम, प्लेड बॉटनी भी कहा जाता है। तो यहां से जो देख रहे हैं कि जो लावा है जो बहता हुआ निकलता है लहर की तरह, उसे क्या कहते हैं, लहर आवर ब्लोमिंग एवलांच भी कहा जाता है। तो बिल्कुल का बिल्कुल आप यहाँ पर याद रखिएगा। दूसरा हम जानेंगे कि यह जो लावा यहाँ पर जमाव होने के कारण जब जम जाता है और जमने के बाद मौसमी घटनाएं यानी कि मौसम में परिवर्तन, सर्द गर्म वर्षा होने के कारण इनके रूप में क्या होते हैं, इन लावा का रूप क्या होता है, बदलता रहता है और जमने के बाद अग्नि चट्टान के रूप में बदल जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जब ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और लावा का जमने के दौरान सबसे पहले किस चट्टान का निर्माण होता है, तो वह चट्टान जो होता है उसे हम कहते हैं अग्नि चट्टान कहा जाता है। क्योंकि अग्नि के नाम में ही क्या दिया, आग। और यानी कि ये जो ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो आग नुमा होता है। और किस अवस्था में होता है, तो प्लाज्मा की अवस्था में होता है। और ये जो प्लाज्मा की अवस्था में जब बाहर निकलता है तो सूखने के दौरान और मौसमी घटनाएं होने के दौरान वो किस चट्टान में कन्वर्ट हो जाता है, तो अग्नि चट्टान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अग्नि चट्टान जो है ये क्या है, अलग अलग कई सालों के बाद अलग अलग चट्टानों में बदलता जाता है। जैसे कि हम अपने मकान की जब रंगाई करते हैं तो शुरू में बहुत ही लाइट देता है, लेकिन जब वर्षा होने के बाद, धूप होने के बाद, ठंडा होने के बाद, वो मौसम में जब परिवर्तन होते हैं तो धीरे धीरे उस छत की यानी उस घर की जो हमारे जो रंगाई या पुताई जो करते हैं उसके रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार इस चट्टान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे में क्या हो जाएगा, हमारा अग्नि चट्टान जो है किस रूप में बदल जाता है, तो रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान के रूप में क्या होता है, वह बदल जाता है। तो चट्टान चैप्टर में आपको बिल्कुल बतलाएंगे कि कौन कौन से चट्टान होती है और इन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और इन चट्टानों का प्रयोग किसके दौरान में किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑग्लियोमेराइट भी कहते हैं, इस चट्टान को कहेंगे, इसे ऑग्लियोमेराइट कहेंगे और एग्लोमेराइट भी कहेंगे। और ये दोनों मिलने के बाद इसे क्या कहते हैं, टफ कहा जाता है। और ये टफ किस रूप में बदल जाता है, बेसाल्ट चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के नीचे किस रूप में, ग्रेनाइट चट्टान के रूप में, और पृथ्वी के बाहर किस रूप में, बेसाल्ट के रूप में पाया जाता है। तो यहां से हमारा ये पॉइंट था। अब यहाँ पर जानेंगे दूसरा, यहाँ पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से तप्त गैस, यानी कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्या निकलता है, तो तप्त गैस निकलता है। किस रूप में निकलता है, तरल लावा के रूप में निकलता है, और कुछ राख भी निकलते हैं और कुछ जलवाष्प भी निकलते हैं।
और ये ज्वालामुखी के दो रूप होते हैं। दो रूप कैसे होते हैं? एक धरातल के नीचे यहाँ पर और एक धरातल के ऊपर यहाँ पर, यानी कि धरातल के ऊपर यानी कि सरफेस यानी कि पृथ्वी के सतह पर। धरातल के नीचे जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, सिल और डाइक। तो ये क्या है? उसके आकार होते हैं। तो हमने यहाँ बता ही दिया है, सिल, डाइक, लेकोलिथ, ये पूरा का पूरा हमने बतला दिया है। दूसरा हो जाएगा धरातल के ऊपर। धरातल के ऊपर जो ये है इसे क्या कहेंगे? ज्वालामुखी, धरातलीय प्रवाह। और ये कैसे होते हैं? गर्म जल के स्रोत होते हैं और गैसर और धुआंधारे ये होते हैं। दूसरा जानेंगे हम ज्वालामुखी से निस्सृत पदार्थ, यानी कि ज्वालामुखी से जो कौन कौन से पदार्थ जो निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गैस तथा जलवाष्प भी कहा जाता है। और यह जल तथा जो जलवाष्प होता है इसमें से क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है। वो जलवाष्प कितनी मात्रा में होता है? 60 से 90% की मात्रा में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है और हीलियम होता है। एक चीज जानेंगे यहाँ पर कि जब यह ज्वालामुखी का जो छोटा छिद्र होता है उसे छिद्र कहते हैं, और वह छिद्र ज्वालामुखी से मैग्मा बार बार निकलने के दौरान उसका आकार क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और वह बढ़ने के बाद वह किस रूप का निर्माण करता है? तो क्रेटा के रूप में बदल जाता है। और यही क्रेटा जब धीरे धीरे इसका आकार जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कोल्डेरा कहते हैं। तो कभी कभी किसी ज्वालामुखी में जो ज्वालामुखी कभी कभी फटता नहीं है, मृतक ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, तो मृतक ज्वालामुखी के जो मुख होता है यानी कि कोल्डेरा में वर्षा होने के कारण उसमें जल का क्या होता है? जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो क्या होता है? क्रेटा झील का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रेटा झील दो प्रकार के होते हैं, एक ज्वालामुखी के मुख पे होते हैं और एक क्रेटा झील उल्का पिंड के गिरने से होते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। दूसरा जानेंगे हम यहाँ पर विखंडित पदार्थ। और ये विखंडित पदार्थ होते हैं, ये कैसे होते हैं? धूल कण एवं राख के चट्टानी टुकड़े, जिन्हें क्या कहा जाता है? टफ कहा जाता है। और ये जो टफ कहा जाता है यह किस आकार में होते हैं? लेपली यानी कि मटर के दाने के आकार के होते हैं। दूसरा जो होता है उससे बड़ा जिसे क्या कहते हैं? बॉम्ब कहते हैं। और जो और आकार में जो बड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ब्रेसिया कहा जाता है। और ये जो लावा है, ये लावा के देखिए धरातल के अगर अंदर है तो उसे मैग्मा कहेंगे, और धरातल के बाहर जब हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? हम लावा कहेंगे। ठीक है। और ये ठंडा होने के बाद किस चट्टान के रूप में बदल जाता है? तो उसे कहते हैं अग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। अब आ जाएगा लावा के प्रकार। जो लावा यानी कि जो लावा जो निकलता है वो किस रूप में होते हैं? एक होता है उसमें लावा के प्रकार में, एक होता है एसिड लावा, और दूसरा होता है बेसिक लावा यानी कि क्षारीय लावा। एक होता है एसिड लावा। यह एसिड लावा कैसे होते हैं? यह गाढ़े होते हैं। ठीक है, गाढ़े होते हैं, चिपचिपे होते हैं, और इनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यह जो होते हैं गाढ़े वाले क्या होते हैं? ज्वालामुखी के मुख से जब बाहर निकलते हैं तो वह बहुत ही कम क्षेत्र में फैलते हैं, यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल में वो फैल नहीं पाते हैं, और ये क्या होते हैं? यहीं पे जम जाते हैं। जमने के बाद वो किस आकार का ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं? तो वह जो करते हैं गुंबदाकार शंकु का निर्माण करते हैं, यानी कि गुंबदाकार आकार के निर्माण करते हैं। और उस प्रकार का जो आकार का जो ज्वालामुखी है उसे वह कौन सा ज्वालामुखी है? जैसे में आ जाएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली कहाँ है? इटली में है। दूसरा कौन सा है? पाई डी डोम, और यह कहाँ है? फ्रांस में। तो इन दोनों का जो आकार है वो किस आकार में है? गुमंदकर शंकु के आकार का है। एक आ जाएगा बेसिक यानी कि क्षारीय। बेसिक कैसा होता है? क्षार यानी कि पतला होता है। तो यहाँ पे जानेंगे यह हल्का होता है, पतला होता है और धरातल पर फैल जाता है। तो कोई ये भी है देखिए कि अगर जल होगा, पानी हम जमीन के सतह पर, वो क्या करता है? बहुत ही एरिया में फैल जाता है। लेकिन अगर वही सरसों का तेल हो या मध हो तो क्या जमीन की सतह पर फैलेगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा, क्योंकि वह गाढ़ा होता है और जल क्या होता है? पतला होता है। जिसके कारण यहाँ पे जानेंगे कि हल्का और पतला, और ये क्या है? धरातल पर बहुत ही एरिया में क्या होता है? फैल जाता है। और फैलने के बाद इसमें किसकी मात्रा कम पाई जाती है? तो सिलिका की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा क्या आ जाएगा? सील्ड। यह किस आकार के ज्वालामुखी का निर्माण करेगा? तो यह सील्ड शंकु के आकार का निर्माण करेगा।
जैसे में हम जानेंगे मोना लोआ शंकु। और मोना लोआ शंकु जो है वह कहाँ पर आता है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप में जो होता है, यह हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए यानी कि अमेरिका में है। दूसरा जानेंगे यहाँ पर रासायनिक एवं खनिज संगठन के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो लावा जो बाहर निकलते हैं वह रासायनिक और खनिज के आधार पर, उनके संगठन के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग आता है उसे कहते हैं फैलिस्क। और यह फैलिस्क है, इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। और जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो ये क्या कहलाते हैं? क्वार्टेज कहलाते हैं, फेलास्फार कहते हैं। और इनका रंग कैसा होता है? हल्का रंग होता है। दूसरा जो होता है वह होता है मैफिक होता है। और मैफिक में मात्रा किसकी पाई जाती है? मैग्नीशियम और फेरस की, यानी कि मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? यहाँ पर कम होती है। दूसरा ये भी हो जाएगा, इसका रंग कैसा होता है? गहरा, यानी कि अधिक गहरा रंग होता है, गाढ़ा रंग होता है। और जैसे में क्या कहलाएंगे? या पैराक्सिस कहलाएंगे, एम्फीफोरस कहलाएंगे और आल्बिन कहलाएंगे। तीसरा जो हो जाएगा अल्ट्रामैफिक कहलाएगा। और अल्ट्रामैफिक किसे कहते हैं? तो जो अल्ट्रामैफिक जो होता है वो फैलिस्क और मैफिक के बीच का होता है। तो फैलिस्क और मैफिक के मध्य का। और ये कैसे होते हैं? फैलिस्क और मैफिक के मध्य गुण वाले, यानी कि इन दोनों के बीच के जो गुण वाले जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्ट्रामैफिक कहा जाता है। और इसमें किसकी मात्रा होती है? तो एसआई यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। तो एक नोट में हमने यहाँ यह बतला दिया है कि जो लावा यानी कि जो मैग्मा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है और जमने के बाद वो किस रूप के चट्टान का निर्माण करता है? तो वह ग्रेनाइट, डायोराइट और ग्रेम्बो नामक रूप में चट्टान का निर्माण करता है। और जो अंदर दूसरा आ जाएगा बहिर्जात। बहिर्जात क्या है? जो बाहर की तरफ जो लावा निकल जाता है वह किस प्रकार के चट्टान का निर्माण करता है? तो उसे कहेंगे रायोलाइट कहेंगे, एंडेसाइट कहेंगे और बेसाल्ट चट्टान भी इसे कहा जाएगा। यहाँ पर दे दिया है ज्वालामुखी के अंग। और ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देखिए नहीं, बीच में जो है यह क्या है? ज्वालामुखी का जो क्या है? पाइप होता है, ज्वालामुखी पाइप है। ज्वालामुखी पाइप के माध्यम से क्या है? मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा जो है लावा के रूप में निकलता है। तो ये क्या है? ज्वालामुखी छिद्र है। और ज्वालामुखी जो छिद्र है, ज्वालामुखी छिद्र से जब लावा जब बाहर निकलता है तो वह लावा किस रूप का आकार बनाता है? तो ज्वालामुखी शंकु, यानी कि शंकु के आकार का क्या करता है? यह ज्वालामुखी का निर्माण कर देता है। तो इसी के साथ ये क्या था? हमारा ये बहुत ही बेहतरीन सेशन था। तो इसका क्या करेगा? आप लोग एकदम फिगर बना के और इसके कंटेंट को लिखिएगा। ये तो अभी आपका क्या है? पार्ट 1 है। इसी के बाद हम क्या करेंगे? ज्वालामुखी के प्रकार लेकर आएंगे, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है और मृतक ज्वालामुखी है, और किस महाद्वीप और किस देश में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल आपको नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।